के शो में काबीना कमेटी ने सानेह 9 मई की बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए प्रोपेगेंडा तहलका खेज इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, इलेक्शंस का दौर है और इससे कबल हर पार्टी कोशिश कर रही है कि अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपने वोट बेस को एक्टिवेट कर सके। ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए मिनटों में या घंटों में कोई भी शख्स हीरो और कोई विलन बन सकता है और इसमें प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल होता है। और हमारी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक जमात रही है उसने तो भरपूर तरीके से इस आर्म को यूटिलाइज किया फॉर क्रिएटिंग अ प्रोपेगेंडा और फिर बाद में ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में भी मुलव्वस पाए गए। अब इस सूरत हाल में आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको आए रोज़, क्योंकि जिस क्लस्टर को आप फॉलो करते हैं यानी जिस पार्टी को फॉलो करते हैं उससे मुतल्लिक अच्छी बुरी खबरें आपको मिलती होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपको ऐसे बहुत से सर्वेज मिलते होंगे जिनमें दिखाया जाता होगा कि कई मिलियंस ऑफ लोगों ने इस पर वोट दे दिया और इसमें जो है वो चाहते हैं कि ये शख्स जो है मुल्क का वज़ीर आज़म जो है बन जाए। या फिर आप इस तरह के वाक़यात भी देखते होंगे जिसके अंदर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस या जो इदारे हैं उनको टारगेट किया जाता होगा। इस तरह के मीम्स और इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर इस पर टेम्पलेट्स बना के उनको टारगेट किया जाता है। यही नहीं बल्कि अपने वर्चुअल जलसे से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह दावा करने की कोशिश की कि उन्होंने तकरीबन पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया उस जलसे में जो है वो शामिल हो गई थी। इस तरह का उन्होंने तासुर देने की कोशिश की और यही उन्होंने अपने फंड रेजर के हवाले से किया। और फिर इसी तरह जो ट्विटर पे वो स्पेस करते हैं, जो एक सब कहा जाता है इस प्लेटफॉर्म को, उसमें कहा जाता है जी इतने मिनट में, इतने घंटे में, इतने हज़ार, इतने लाख लोग हमारे पास आ गए। अब ये लोग कितने वाकई में आते हैं, असल इसकी हकीकत क्या है, ये क्या बॉट्स होते हैं, ये क्या एक्चुअली लोग होते हैं, ये सोशल मीडिया पे जो पोल्स होते हैं जो बताते हैं कि फला पार्टी जीत रही है, फला बंदा जीत रहा है, फला बंदा, ये सही होते हैं, नहीं होते, फैब्रिकेटेड होते हैं, कितना मैनिपुलेटेड ये मामला होता है, खासतौर पर पीटीआई के नहीं, क्योंकि सब में ज़्यादा वो यूज़ करते हैं इस मामले को। ये हम आज जानते हैं प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में डॉक्टर फरहान विग साहब से, जो कि खुद एक डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, पीट इमरान खान साहब के रहे हैं और अहम तरीन यानी मामला सोशल मीडिया के पीटीआई के हवाले से देखे भी हैं और वैसे भी बड़ी गहरी नज़र और इनकी महारत है सोशल मीडिया में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फरहान विग साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं सर कि कितना काबिल एतबार है ये स्पेस और ये जो वर्चुअल जलसे और मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप और ये तमाम चीज़ें, आर दीज क्रेडिबल या ये पूरा फैब्रिकेटेड होता है, क्या होता है ये विर साहब? वालेकुम सलाम जी ब्रदर, इसको अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देख सकें तो इट इज़ ए मिक्स ऑफ बोथ जी। इसमें मैनिपुलेटेड प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं और इसमें हम कई जगहों पर देखते हैं तो वो असली भी होता है। इसको हमारे पास मेजर करने का कोई तरीका इसलिए मौजूद नहीं क्योंकि पाकिस्तान में जो से डिजिटल मीडिया के लिहाज से कोई इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं बने जो कि इतनी इन डेप्थ जाकर इसको चेक कर सकें। लेकिन हमने देखा है कि पूरी दुनिया में ही ये ट्रेंड जगह जगह पाया जाता है। अगर हम अमेरिका में भी देखें तो वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसके ऊपर इस तरह के सवालात उठते रहे और इसी तरह ये बाकी जितने ममालिक में इंतखाबात होते रहे हैं। भारत में ये जो बीजेपी का मीडिया सेल है वो इन कामों के लिए बड़ा मशहूर है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में चूंकि हमने काफ़ी अरसा गुजारा है इसलिए हमारे सामने ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो कि हम आज भी डिस्क्लोज करते हैं कि ये जो पॉपुलैरिटी है, ये जो नंबर्स हमें डिजिटल मीडिया के ऊपर नजर आते हैं, आप इनको असली ना समझा करें, इनका काफ़ी सारा हिस्सा मैनिपुलेटेड भी होता है। कैसे होता था पीटीआई की अगर हम बात की जाए, क्योंकि मिनटों के अंदर किसी के खिलाफ ट्रेंड बनता था, मिनटों के अंदर कोई हीरो, कोई जीरो, कोई विलन, कोई कुछ भी बन जाता था और अभी भी बन रहा है। तो ये कैसे इस्तेमाल ये पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान से बाहर के जरिए होता है, कैसे इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, एल्गोरिथम्स होते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है सब कुछ? अच्छा सैफान भाई, इसकी जो बेसिक साइंस है वो ये है कि इस वक्त भारत में और बांग्लादेश में बहुत सी ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस बने हुए हैं जहां पर उनकी सैकड़ों लोगों की टीम्स होती हैं और ये जो टीम्स हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी सर्विसेज देती हैं। अब ये टीम्स किस तरीके से अपनी सर्विसेज बेचती हैं कि ये आपके फेसबुक के लाइक्स, फेसबुक की पोस्ट्स के ऊपर जो से आपके शेयर्स हैं या आपके जो यूट्यूब के व्यूज़ हैं या आपके यूट्यूब के लाइक्स हैं या आपके ट्विटर के रीट्वीट्स हैं या आपके ट्विटर के लाइक्स हैं या आपके ट्विटर के पोल्स हैं, तो ये 360 डिग्री की सर्विसेज होती हैं। यहाँ तक कि ये लोग जो वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स के ऊपर भी लोगों को ये ऑप्शंस देते हैं कि आप कितने विजिटर्स लाना चाहते हैं और कितने विजिटर्स नहीं आ सकते।
और जो डिजिटल मीडिया कंपनीज हैं वो इसके लिए कोई इस तरीके का इतना कोई एक्टिव ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं ला सकें कि वो जान सकें कि इनमें से कितने लोग असली हैं और कितने लोग जाली हैं। इसी तरह ही ये बांग्लादेश में भी और ये भारत में, इन दोनों ममालिक का नाम इस मामले के लिए बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जितने भी फिर दीगर पार्टीज हैं, जैसे पाकिस्तान में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को देख लें, वो इनकी सर्विसेज को आउटसोर्स करते हैं। अच्छा, बाकायदा आउटसोर्स, यानी फिर ये डॉलर्स में पे किया जाता होगा अगर बाहर से आउटसोर्स किया जाता है सब कुछ तो? जी, मतलब ये इनमें से कोई भी सर्विस फ्री में नहीं होती, इसके लिए काफ़ी सारे डॉलर्स आपको अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यानी अगर वो अपना जो उन्हें अगर मिलियंस में अपनी पार्टिसिपेशन दिखानी है किसी स्पेस के अंदर या अपने वर्चुअल जलसे के अंदर, तो दे कैन डू इट बाय पेइंग हाउ मच, यानी कितना अंदाजन कोई है एवरेजली कितना दे पे फॉर गेटिंग व्यूज और व्यूअरशिप? इसकी सफान भाई बेसिकली देखिए, ये तो डार्क वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया ना, इसकी कोई आपके पास कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती कि आपने इतने पे करने हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपकी अर्जेंसी कितनी है और वो जो अगली वेबसाइट है या जो बंदा आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कितने डिमांड करता है। तो इस पे आप मतलब आप देख लें कि तकरीबन $5,000 से शुरू होते हैं और फिर $1,00,000, $1.5 लाख, $2 लाख तक भी ये सर्विसेज जाती हैं। अच्छा, तो सर ये बताएं फिर फरहान साहब कि जब खुद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उनकी तवज्जो भी, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना, आपने कहा उनकी 50% तवज्जो तकरीबन बजाय माशी मसाइल हल करने के इन पर होती थी कि ट्रेंड क्या करना है ट्विटर पे। ये सही बात है जो मैंने सुनी? जी। अच्छा। मतलब सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, मतलब बेसिकली जो उनकी मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर तवज्जो थी, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत था तब हमारा पीटीआई से ताल्लुक भी था, ये वुज़रा से भी मिलते थे, तो हमें जिससे भी हमने बात की उसने हमें यही बताया कि यार हम लोग कैबिनेट मीटिंग्स में ही बैठे होते थे तो हमारा आधा टाइम टीवी शोज़ के ऊपर ही गुजर जाता था कि वो किसी वजीर को डांट रहे होते थे, तुमने फलाने शो में ये क्यों बोल दिया, तुमने ये वाला ट्वीट क्यों नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए था। तो उनका तकरीबन जो 50% वक्त है वो मीडिया मैनेजमेंट में गुजरता था। अब तो सर अगर ये मुझे बताएं कि $5,000 से हम स्टार्ट करते हुए और फिर इसको कहीं तक भी हम लेके जा सकते हैं, जितना भी मीठा डालें उतनी मीठा, जितनी शक्कर डालें उतना मीठे वाली बात है, तो फिर इसका मतलब तो कोई भी पार्टी, और अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट इसको काउंटर कैसे कर सकती है? क्योंकि यहाँ तो एक एंटी स्टेट, जैसे पीटीआई ने किया, एक एंटी स्टेट विंग बना के उन्होंने प्रोपोगेट किया, उसके पैसे खर्च किए। नाउ हाउ टू काउंटर दिस? ये कैसे स्टेट काउंटर कर सकता है इस मामले को? देखिए सैफान में ये तो चंद लाख डॉलर की बात हो रही थी ना, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग है हमारे सामने अब नंबर्स आ रहे हैं, तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने दौर में 87 करोड़ रुपए अपने डिजिटल मीडिया टीम के ऊपर खर्च किए हैं, और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के फिगर्स हैं। हमारे पास पंजाब के फिगर्स नहीं है, हमारे पास जो फेडरल टीम है उसके फिगर्स नहीं है जो इन्होंने वफाक में उठाई थी। हमारे पास इस वक्त जो ओवरसीज मीडिया सेल्स हैं उनके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है इसके हमारे पास फिगर्स नहीं है। तो ये लाजमी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और इसको अगर हम देखें तो अगर इसका स्कोप देखें तो अभी भी हमारी रियासत के लिए, या मैं समझता हूँ हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब इसमें जो एक नई चीज आ गई है वो डिजिटल मीडिया जो इकोनॉमिक्स है वो इन्वॉल्व हो गए हैं कि अब जैसे यूट्यूब पर आप देखें तो आप एक खास बयानिए को अगर सपोर्ट करते हैं तो आपको एक पार्टी की जानिब से ये जमानत दी जाती है कि यार हमारे जो 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं हम उनकी तरफ भी आपका ये बयानिया फेंकेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग जो कि उस स्पेसिफिक बयानिए की हिमायत नहीं करते, वो भी उन 10 मिलियन फॉलोअर्स तक एक्सेस लेने के लिए उसी स्पेसिफिक बयानिए के ऊपर बात करेंगे, और वो फिर हम देखेंगे कि एक जमात का महसूस अकाउंट उस बयानिए को बार बार जी ट्वीट कर रहा है और उससे जी उनके अकाउंट के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो ये जो डिजिटल मीडिया इकोनॉमिक्स है, ये तो मैं समझता हूं कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई किसी को पैसे दे सकता है या तस्वुर कर सकता है, इससे बहुत बड़ी बॉल गेम है, और तकरीबन हर महीने अब ये मतलब अरबों में जा चुका है मामला। नहीं, लेकिन मसला करोड़ों से ऊपर की बात। लेकिन फराज साहब मसला भी है कि अगर हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो ये इन इलेक्शंस में असरअंदाज ये हो रहा है बहुत कुछ ना, ये $1,00,000 $2,00,000 ये जितनी भी अमाउंट पे करके अगर इलेक्शंस को, यानी जो ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, सोशल मीडिया पे कुछ और ही रियलिटी चल रही है। यानी अगर ऑन ग्राउंड देखें तो पीटीआई के कैंडिडेट्स ही आपको नहीं नजर आ रहे, लेकिन सोशल मीडिया उठा के देखें तो उन्होंने ऐसा ढंढोरा पीटा हुआ है कि जैसे पीटीआई ही पार्टी है और कोई है ही नहीं पार्टी। तो सर ये आपको लगता है कि इलेक्शंस में असरअंदाज हो रही है मामला, स्टेट को इसको काउंटर करना होगा, कैसे हो सकता है इसको काउंटर करने के लिए? सैफान भाई इलेक्शंस तो आप एक साइड पर रखें ना, आप अगर 9 मई के वाकयात ही देख लें तो 9 मई के दिन जब पीटीआई के वर्करों को मुश्तइल करके उनसे हमले करवाए गए थे, तो उस रोज भी उनमें यह फैलाया गया था कि आपके ये जो बानी चेयरमैन साहब हैं उनके सर पे डंडे मारे गए हैं, उनका तशद्दुद किया गया है, उनकी टांग जख्मी है, उनका सर फाड़ दिया गया है। ये तमाम अफवाहें उस दौर में फैलाई गई, और इसमें तहरीक इंसाफ के अपने जो वकला थे
उन्होंने डिजिटल मीडिया पर ऐसे स्टेटस अपलोड किए जिसके बाद उनके जो वर्कर्स थे वो वाकई ये समझने लग पड़े थे कि अगर हम आज नहीं निकलते तो आज के बाद शायद हम अपने लीडर को देख ही नहीं सकते। तो ये जो एक जालसाजी का तासुर है ये हमें अब इंतखाबात में भी नजर आएगा। और अगर आप देखें तो इंतखाबात से पहले बेशुमार फेक न्यूज अभी भी फैलाई जा रही हैं। ये बिलाल बेग साहब वाला एक बड़ा मशहूर वाकया पिछले महीने का आपके सामने है। तो हर गुजरते दिन के साथ हमारे सामने एक नई फेक न्यूज आ रही है। एक तो हम समझते हैं कि डिजिटल मीडिया से इंतखाबात को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, लेकिन डिजिटल मीडिया पे जो फेक न्यूज इंडस्ट्री कायम करके इंतखाबात को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ये इससे भी 1000 गुना खतरनाक अमल है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी हमारी शायद रियासत की ये प्रायोरिटी नहीं रही। हम लोग बेल्ट पेपर्स के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन बेल्ट पेपर्स की बजाय अगर हम ये फेक न्यूज इंडस्ट्री देखें, और इसमें भी एक अफसोसनाक पहलू यह है कि हमारे बहुत से मोतबर सहाफी भी इस चीज में इन्वॉल्व हैं। हम देखते हैं कि वो कोई फेक न्यूज ट्वीट कर देते हैं जब वो एक महसूस जमात के बयानिए की हिमायत करते हैं, और फिर जब उनकी करेक्शन करवाई जाती है तो वो करेक्शन भी करने की बजाय ट्वीट सिर्फ डिलीट कर देते हैं, बजाय इसके कि अपनी गलती तस्लीम करें और लोगों को बताएं कि जी हमसे ये गलत इंफॉर्मेशन पोस्ट हुई थी। फिर वो फेक न्यूज आती है, उसके बाद फिर वो फेक न्यूज पे पैसा लगता है जिसके फिर वो पहले फेक न्यूज आती है, फिर उस पे पैसा खर्च होता है, फिर वो प्रोपोगेट होती है, फिर वो एक तरह से बयानिया बन जाता है, हकीकत छुप जाती है और फेक न्यूज प्रिवेल करना शुरू हो जाती है। अच्छा ये बताएं कि ये जो चंद हमने जिसे कहा जाए कि सरकर्दा अफराद जिनके नाम हम जानते हैं, इमरान गजाली, हमने एक नाम जो सुना कि जिब्रान इलियास, अजहर माशवानी, और ये 3-4 नाम जो इमरान खान साहब जब खुद भी आते थे तो 3-4 नाम जो उनके आसपास जिनको वो कॉल आउट करते थे अक्सर, और फिर इनके बारे में फिर बाद में चौहान साहब ने भी आए, उन्होंने आके बताया कि दे मेड मिलियंस ऑफ रुपीस, नॉट बिलियंस बट मिलियंस तो बनाई है उन्होंने एटलीस्ट। ये कौन लोग हैं सर, ये कहां से और अभी भी कैसे चल रही है विंग, कौन चला रहा है ये विंग, कैसे हो रहा है, कैसे काम हो रहा है? अरसलान खालिद एक नाम जी। देखिए सफान भाई, बाकी सारे नाम तो एक जगह मैं इनमें से सिर्फ एक ही नाम पकड़ता हूं जो कि आज तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया के हेड हैं, और उनका नाम है जिब्रान इलियास। अच्छा, जिब्रान इलियास साहब का मैंने सिर्फ सिंपल एक गूगल सर्च किया। अब लिंक्डइन की जो आपकी प्रोफाइल होती है वो आप खुद मैनेज करते हो, और मुख्तलिफ इदारों में जब आप नौकरियां करते हो तो अमेरिका में एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वहां पर अपनी एक सीवी जमा करवानी पड़ती है। जब हमारी एक्सेस उनकी सीवी तक हुई तो हमें पता चला कि 2010 से ये बंदा यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस के साथ काम कर रहा है। मतलब ये कि इनका अमेरिकी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ राब्ता रहा है। और यही नहीं, आज से 2 माह पहले ये कॉन्फ्रेंस में भी शरीक थे जिसमें CIA की डिप्टी डायरेक्टर कायल एक्टर इनके साथ शामिल थी। अब हमारा जो एक सवाल है वो ये, ठीक है ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर नौकरियां भी करने जाते हैं, उनका हक भी है, अगर उनको किसी मुल्क में कोई इंटेलिजेंस सर्विस भी करनी पड़ती है तो उनका हक है। लेकिन एक ऐसी जमात जिसके लीडर ये कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत जी डोनाल्ड लू ने गिराई और इसके पीछे अमेरिका का हाथ था, और उसी जमात का सोशल मीडिया जो कि उस लीडर को प्रमोट कर रहा है, उसका जो सोशल मीडिया हेड है वो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ किस किस्म का खेल खेला जा रहा है? और हमें इसके साथ भाई एक और चीज जो इंटरेस्टिंगली नजर आती है वो ये है कि जिब्रान इलियास साहब अब गूगल में नौकरी कर रहे हैं। इससे पहले मिस्र में जब ये खाना जंगी के वाकयात हुए तो वहां पर एक वाइल गुनिम नाम का एक शख्स था, मिस्री नौजवान था, जिसने इन सारे खाना जंगी में मिस्र में अपना रोल अदा किया, और उसके बाद उसको तोहफे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने गूगल में नौकरी दी। और जिब्रान इलियास साहब को भी ये कुछ अर्से पहले गूगल में नौकरी मिली है। तो हमारे लिए ये जो चीजें हैं इंतहाई हैरानकुन है, और ये कोई ऐसी चीजें नहीं जो कि मैं सिर्फ यहां पर बैठकर आपके सामने इल्जामात लगा रहा हूं, ये वेरीफाइड चीजें। अच्छा ये बताएं फरहान साहब, क्योंकि आपका भी मैंने देखा कि आप कुछ इंटरव्यूज और रिसर्च आपसे पहले की कि आप खुद भी आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, यानी वालिद साहब मामू का आपने जिक्र किया था एक जगह पे कि वो थे सियासत पे, नून लीग से ताल्लुक था। फिर आप किसी धरने में जब शायद 13-14 के गालिबन जिसमें कुछ रियॉट्स हुए, जिसके बाद आपका PTI की तरफ इंक्लिनेशन हुआ, फिर आपने कुछ जिक्र किया कि वॉलंटरी ग्रुप्स बने, 2000 के करीब वॉलंटरी लोग आ गए, और उन्होंने वॉलंटरी मतलब ये है कि दे वर नॉट पेड, और वो जो मैं समझ रहा हूँ यही है कि दे वर नॉट पेड, और फिर वो अपना सोशल मीडिया करते थे। फिर हर ऑफिशियल ने यानी PTI के ऑफिस बेरर ने अपने अपने विंग्स बना लिए सोशल मीडिया के। फिर ये 87 करोड़ रुपए की जो फिगर खैर पख्तूनख्वा से आई, इसमें फिर पता चला कि ये तो पेड थे। तो इसमें वॉलंटरी काम हो रहा है, पेड हो रहा है, और हो रहा है तो सरकारी वसाइल से हो रहा है, ये शौकत खानम के पैसों से हो रहा है, कैसे हो रहा है ये काम, चल कैसे रहा है फरहान साहब? सिफान भाई, जहां तक हमारे पास ये खैबर पख्तूनख्वा वाली पेमेंट्स का ताल्लुक है तो ये तो आप जो मैंने रिकॉर्ड देखा है उसमें गालबन एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो सरकारी फंड्स थे जो हुकूमत को कर्जा दिया जा रहा था वो वाले फंड्स का इस्तेमाल हुआ है, और उनके जरिए ये 87 करोड़ रुपए जो से अदा किए गए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपनी टीम्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक वो हिस्सा था जो कि ऑफिशियल टीम्स थी, और एक वो हिस्सा था जो कि अनऑफिशियल टीम्स थी। अब होता यह था कि
टीमें दोनों एक दूसरे के साथ चलती थी, लेकिन जो साबका चेयरमैन थे वो इन दोनों का आपस में मुकाबला करवाते थे, इनको आपस में लड़वा के रखते थे और फिर इन दोनों को आपस में इनका मुकाबला भी कराते थे कि कौन ज्यादा बेहतर है और कौन ज्यादा बेहतर गालम गलोच करते हैं और इस तरह से करते हैं। अब ये जो अनऑफिशियल टीम थी उसके लिए उन्होंने क्या निजाम बनाया कि पार्टी के जितने भी रहनुमा, कोई भी MNA के लिए खड़ा हो रहा है, कोई MPA के लिए खड़ा हो रहा है, कोई वजीर बन रहा है, तो उन सब को अलग-अलग लोगों के ग्रुप्स डिवाइड करके उनके हवाले कर दिया कि यार इन टीम्स को इंफॉर्मेशन आपने देनी है, आपने इनको रन करना है और इनके जो मसले मसाइल होंगे वो आप हल करेंगे। तो एक ही वक्त में पार्टी में 2 टीमें चल रही थी। अब एक टीम को वो गालम गलोच के लिए भी इस्तेमाल करते थे, सहाफियों को हिरासा करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, उससे ये मनफी प्रोपेगेंडा भी करवाया जाता था। लेकिन जब कोई सहाफी या कोई भी शख्स उस टीम को पिन पॉइंट करता था तो फिर ये अपना एक जो दूसरा चेहरा था ऑफिशियल टीम वाला वो सामने ले आते थे और कहते थे कि जी हमारी ऑफिशियल टीम के लोगों के नाम तो हमारी वेबसाइट्स पे डले हुए हैं और ये बेचारे बड़े पाक साफ और हाजी नेक परहेजगार किस्म के लोग हैं और आप हमारे ऊपर जाली इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि जो बानी चेयरमैन थे वो अनऑफिशियल टीम्स के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेट करते थे एज कंपेयर टू द ऑफिशियल टीम्स, क्योंकि जो उनका असली काम करना था वो अनऑफिशियल टीम से करवाया करते थे। सही। अच्छा, ये जो ऑफिशियल अनऑफिशियल का चक्कर है, इसमें एक साहब को तो अभी टिकट भी शायद मिला है कराची में, वो बड़ी शख्सियत के साहबजादे जो हैं वो ऑफिशियली शायद उन्होंने स्टार्ट की थी सोशल मीडिया। जी जी, ये मतलब सिफान भाई बेसिकली ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही कार्ड की 2 साइड्स हैं, लेकिन ये सिर्फ अपना डिजिटल मीडिया पर एक क्लीन इमेज रखने के लिए ऑफिशियल टीम को आगे किया जाता है। हकीकत में इन दोनों टीम्स की आपस में कोऑर्डिनेशन भी होती है और गुज़िश्ता साल भी एक नौजवान इसी तरीके से सामने आया था और उसने बताया था कि ये जो ऑफिशियल टीम है ये हमें इस्तेमाल करके हमसे लोगों को गालियां दिलवाती हैं। बेसिकली होता क्या है कि अनऑफिशियल टीम को लालच दिया जाता है कि अगर आप लोग ये गलत काम करोगे तो हम आपको कल को ऑफिशियल टीम में शामिल कर देंगे और हम आपको ओहदे देंगे या इस तरीके से आपको फायदे पहुंचाएंगे। तो उन नौजवानों को यूज एंड अब्यूज करके अपना एक क्लीन इमेज रखा जाता है और उनको बेचारों को फिर इस तरह से आगे कर दिया जाता है। अच्छा, तो फिर इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि गालियां देनी है, प्रोपेगेंडा करना है? अच्छा, फिर उसके बाद अब तो शायद मीम्स बनाना भी होता होगा उसमें, और दूसरा ये मुझे बताएंगे फिर अब ये भी तो होता होगा कि आपको ट्विटर स्पेस भरनी है, यानी आपको इतने 1000 लोग दिखाने हैं हमें, तो ये कैसे भरते हैं? ये खुद पैसा खर्च करते हैं, इनको पैसा देता है कोई? क्योंकि आपने कहा ना ये तो आउटसोर्स करना पड़ता है, तो ये जैसे 50,000 शो कर देते हैं, ये रियल होते हैं, ये बॉट्स होते हैं, क्या होता है ये मामला? ये सिफान भाई, आप तो ट्विटर स्पेस की बात कर रहे हैं, अगलों का तो अभी परसों एक लेटर आया है, उन्होंने गैर मुल्की लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं। CIA का जो एक एक्स कॉन्ट्रैक्टर था उसको वो लेकर आए हैं अपनी पार्टी की गैर मुल्की लॉबिंग के लिए, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन तक जो भी कोई छोटा सा भी वाकया होगा हम उसको लॉबिंग करके ग्लोबल न्यूज बनाएंगे ये पैसे देकर। तो जब वो उसके लिए पैसे दिए जा सकते हैं तो ट्विटर स्पेसेस या ट्विटर रीट्वीट्स या इस तरह डिजिटल मीडिया अपनी मकबूलियत के लिए पैसे खर्च करना इनका कोई मसला नहीं, क्योंकि इनके पास अभी भी पाकिस्तान में उस तरीके से फाइनेंसर्स मौजूद नहीं, लेकिन जो इनकी एक ग्लोबल बैकिंग है ओवरसीज के लेवल के ऊपर वो अभी भी काफी हद तक इंटैक्ट है और वो बिल्कुल अपना असर दिखाएगी और ये बिल्कुल इसी तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में आगे अपना काम करेंगे। अच्छा, और अभी आपने जैसा कहा कि एक नाम है जिब्रान इलियास, ये मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान के अंदर भी है जो उस वक्त कोई चला रहे हैं इनकी पूरी सोशल मीडिया टीम को, और अगर है तो लॉ इन्फोर्समेंट अभी तक पहुंची है, उन तक नहीं पहुंची है, क्या बात है? आपके पास क्या खबर है इसके बारे में? सिफान भी, जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं ना, उनको चूंकि साइबर क्राइम लॉज की थोड़ी नौ-हो भी है और वो जानते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट करते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर हमें इतना कोई खास रुझान नजर नहीं आता। और मेरा भी चूंकि सारा टाइम सोशल मीडिया पर ही गुजरता है तो मैंने पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा एक्टिविस्ट या कोई ऐसी एक्टिविटी इनकी तरफ से देखी भी नहीं। ये जितनी भी एक इस किस्म की एक्टिविटी होती है जो कि रियासती बयानिया के मुखालिफ हो या हमारे इदारों के मुखालिफ हो, ये सारी बैरून मुल्क की ऑपरेट की जाती है, जिसमें कभी अदलिया को टारगेट किया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि ये कभी भी इदारे हमको ट्रेस आउट ना कर पाए और हमारी जो एक रीच है उसको ना रोका जा सके। तो ये सारा बाहर से ही ऑपरेट करते हैं जो इस तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं। अच्छा, जो क्लीन इमेज होता है वो पाकिस्तान से करते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा कोई इशू नहीं। आपने बताया जिस तरह के आप बड़े गुड फेथ में अच्छी इंटेंशंस के साथ इसमें शामिल हुए एंड फॉर द कंट्री, और उसके बाद फिर आपकी आंखें खुली कब? यानी आपके साथ वो मोमेंट कब था कि व्हेन यू रियलाइज कि यार ये मैं किधर आ गया और ये क्या हो रहा है, मुझसे क्या करवाया जा रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ? ये कब मोमेंट आया था? व्हाट वाज दैट मोमेंट स्पेसिफिकली? जब आप मिलने भी लगे थे खान साहब से, हुआ क्या था फिर? सिफान भाई, बेसिकली होता ये था कि हमसे अक्सर ये ऑपोजिशन के खिलाफ काफ़ी सख्त किस्म के हैशटैग्स चलवाते थे।
तो 2016 में जब ये साइबर क्राइम लॉज आए, पैका के पीएमएलएन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवा रही थी, और उस वक्त उनका जो एक खास टारगेट था मेरे नज़दीक वो ये था कि वो मुझे टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि मैं काफ़ी वोकल था पीएमएलएन के अगेंस्ट। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा खान साहब देखें, हम आपके कहने पर ये काम शाम तो कर रहे हैं, लेकिन ये पीएमएलएन साइबर क्राइम लॉज लेकर आ रही है और इससे कल को हमें टारगेट किया जाना है, तो आप इसके ऊपर कोई हमारी को मदद करें या आवाज़ उठाएं। तो उन्होंने ना मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और मुझे कहते हैं हा, तुम मरियम को बहुत तंग करते हो, मैंने देखा है तुम बहुत तंग करते हो उसको। तो इस तरह करके वो चलती है। तो अब हमारे लिए बड़ा एक क्राइसिस सिचुएशन थी कि यार मुल्क पे साइबर क्राइम लॉज आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि यार मेरा जो लीडर है वो मेरी तरफ मुस्कुरा के आगे चलता जा रहा है। तो बेसिकली ये वो एक रियलाइजेशन की फेज थी जब फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा रियलाइज करता है कि यार मैं इनके कहने पर चल तो रहा हूँ लेकिन कहीं मुझे यूज तो नहीं किया जा रहा। और फिर उसके बाद हमने काफी खुद को टोन डाउन किया। फिर जब इनकी गवर्नमेंट आ गई फिर हमने उस्मान बुज़दार साहब को देखा, तो उसके बाद वैसे ही कानों को हाथ लगा लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता माफी मांग ली अपने जुराइम पे। नहीं तो फिर उस्मान बुज़दार की काबीना में भी तो कुछ लोग आ गए थे सोशल मीडिया वाले। जी वो बिल्कुल आए थे, बल्कि मुझे याद है कि मेरा जब उनसे उस्मान बुज़दार साहब जिस दिन आए मेरी फर्स्ट डे उनसे मुलाकात हुई और उसी दिन ही मतलब उनको देख के ही हमें एहसास हो गया था कि भाईजान अब पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसकी क्या फ्यूचर की सूरत हाल होने वाली है। और उसी अच्छे के पेश नज़र फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको पहले पंजाब हुकूमत से डिस्टेंस किया, फिर वफाक से डिस्टेंस किया। तो 1-1.5 साल में मेरे ख्याल से मैं तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से बिल्कुल साइड लाइन हो चुका था और अपनी मर्जी से हुआ था। अच्छा फराज, फिर ये बताएं कि अब क्योंकि एक तो चले रियासत का काम है कि कैसे काउंटर करे, एक वो है जो सार्फिन है जो हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है और वो इस पर लेके बैठा हुआ है, और फिर वो क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है जो वो देख रहा है वही उसे फीड किया जा रहा है और उसमें मेजॉरिटी फेक है, कुछ सही है और कोई ऐसी चेक करने की प्लेटफॉर्म नहीं है कि हाउ टू चेक दिस के फेक है या नहीं है। तो वो क्या करे, वो कैसे हर बात पे यकीन करे नहीं करे, क्योंकि उसमें तो सोशल मीडिया पे तो इस तरह पीटीआई वाले लगे हुए हैं जिस तरह आपको पता है कि जो कोशिश कर रहे हैं बनाने की जो ग्राउंड पे बिल्कुल भी नहीं है हकीकत, उसके बिल्कुल बरस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे चेक किया जाए, क्या करे आम आदमी? जी सफ़ान भाई देखिए, मैं ये चीज़ ज़रूर समझता हूँ कि हमारे जो आम सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनके लिए ये चीज़ें चेक करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन उनके लिए भी एक पैगाम वो जो कि हर वक्त उन्होंने अपने जहन में रखना है वो ये है कि एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ नॉट रियल। जो भी आप चीज़ देखते हैं वो असली नहीं। अब आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और इसमें ना सिर्फ ये कि आपकी आवाज़ कॉपी हो सकती है बल्कि आपकी वीडियोज़ को भी कॉपी करके लगाया जा सकता है। तो जब भी आप कोई चीज़ डिजिटल मीडिया के ऊपर देखें, आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर उस चीज़ में किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी है या आपको लग रहा है कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं हो सकती, तो आपने एस्टेब्लिश्ड मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर उस खबर को सर्च करना है। उसको सर्च करना काफ़ी आसान होता है। आप किसी भी डिजिटल मीडिया अकाउंट के पेज के ऊपर जाएँ तो ऊपर एक सर्च बार होता है। अगर आप उस खबर से मिलता जुलता कोई कीवर्ड डालेंगे आपके सामने फ़ौरन नज़र आ जाएगा कि किसी मीडिया चैनल ने यह खबर रिपोर्ट की है या नहीं की। और खुदारा मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये तो अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि ये जो इस तरह की खबरें हैं, गलत किस्म की खबरें हैं, ये नहीं फैलानी चाहिए। तो आपको किसी भी तरीके से, बेशक वो जाली खबरें आपको अट्रैक्ट करती हैं, उनके फैलने की स्पीड भी ज़्यादा है, लेकिन आपने उनको फैलाने वाली किसी भी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना और आपने उसको हमेशा कोशिश करनी है कि किसी वेरीफाइड न्यूज़ प्लेटफॉर्म के जरिए उसको एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई कर लिया करें। एग्जैक्टली और ये करें बिल्कुल। अब यही हमारी भी तलक़ीन होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप रज़ाकार मीडिया के और बल्कि सरकर्दा लोगों में थे जो पीटीआई के इस वक्त सोशल मीडिया को देखते थे और अहम तरीन बातें बता रहे हैं। एक ब्रेक के बाद 9 मई सानिया 9 मई के हवाले से आज भी कुछ इस वक्त लोगों के यानी शाहिदीन के बयानात आए और मुतालबा किया कि सज़ाएँ दी जाएँ, कानूनी रुकावटें क्या हैं और ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो की दिहाई है उसके पीछे छुपा जा रहा है कि 9 मई के मुकदमात को दबाने की कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इस अहम सवाल के साथ और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में कुछ और अहम हक़ायक़ 9 मई के हवाले से रिसेंटली कुछ नए फुटेजेस सामने आए, जिन फुटेजेस में CSD लाहौर पर होने वाला हमला, ट्रक को छीनना, फिर गेट पर हमला, वाज़े तौर पर शरपसंद अनासर एंटी स्टेट एक्टिविटी करते हुए नज़र आते हैं।
इसमें यह भी वाज़ेह निशानदेही बार बार इन फुटेजेस और शवाहिद में आ चुकी है कि कौन सा मखसूस ग्रोह या सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन सवालात बहुत से हैं क्योंकि कमेटी अब बन चुकी है इसकी तहक़ीक़ात, और इसमें न सिर्फ इसके प्लॉटर्स, इसके मास्टरमाइंड्स, अबेटर्स, जो इन्फोर्सर्स जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, वो उन सबको एक्सपोज करने की बात तो हो रही है। सितंबर 2023 में 20 तारीख को एक मुकदमा भी जो है दर्ज हुआ था चेयरमैन पीटीआई और दीगर लोगों के खिलाफ, और इसमें इस मुकदमे के अंदर भी दफात क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आयद की गई थी। इसके साथ साथ आज कुछ ऐनी शाहिदीन के बयानात भी आए, और इन ऐनी शाहिदीन ने भी नाज़रीन यही कहा कि सख्त करार वाकई सजा देनी चाहिए 9 मई में मुलव्विस अफराद को, जो मुलव्विस था उनको। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनते हैं। लेट्स हियर दिस। मैं आपको बताता हूँ ना जी कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, ये स्टाफ है हमारा इधर खड़े होते हैं रोज। तो जब 9 मई का वाक़या हुआ तो एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई क़यामत सी आने लगी है। इस वोट को हमने तो बहुत सारा डंडे छोटे मारे हैं, लेकिन ये सरासर ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, और जो लोग भी हैं इनके तो सज़ा मिलनी चाहिए। जिसका कसूर है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो गलत एक्ट है। जिसने भी किया है उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको इबरतनाक सज़ा दें, और ताकि दूसरे लोगों के लिए वो नमूना बने कि ऐसे उन्होंने गलत काम किया था तो उसका अंजाम गलत है। इन्होंने बहुत गलत किया जी, जो कुछ भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क है, अपना मुल्क है हमारा, हम इस इदारे के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए ना, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए इनको। 9 मई का जो वाक़या हुआ है इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं तो उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, उनको चौक में लटकाएं बिल्कुल जो लोग मुलव्वस हैं इसमें। कि जिन्होंने किया हॉस्पिटल के ऊपर जो भी इस तरह हमला किया या नुकसान पहुँचाया चीज़ों को, उन्होंने बहुत गलत किया। तो जो नामजद हैं, जो इसमें शामिल थे, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने एक हमला भी तोड़ा है उसने गलत किया है। मुल्क ही हमारा है, फौज हमारी है, हॉस्पिटल हमारे हैं। जो भी इस तरह का कोई काम करता है गलत करता है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादती की है, बहुत बुरा किया, उन्होंने अच्छा नहीं किया। अपना हॉस्पिटल है हमारा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादती की है। नाज़रीन, ये इस हवाले से कमेटी तो कायम हो चुकी है, इस कमेटी के TORs भी सामने आ चुके हैं। इससे हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, और साथ साथ आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि बैरून कैपिटल हिल से या दीगर वाक़यात से आलमी सतह पर जब इसको जोड़ा जाता है कि वहाँ पर अगर एक गमला भी टूट जाए तो रियासत किस तरह कानून पर अमल दरामद कराती है। यहाँ पर 9 मई के साथ जो हुआ है उसका जो पेस है, और वो अगर स्लो है तो उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं अभी तक जो तमाम प्लानर्स, अबेटर्स, मास्टरमाइंड्स, एग्जीक्यूटर्स सज़ा करार वाकई अब तक क्यों नहीं हुई, ये बड़े अहम सवालात हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आप बताएं सर, सीनियर ताज़ा निगार साथ मौजूद है, बताएं अब्दुल्ला गुल साहब कि वजह क्या रही, एंड आर यू सेटिस्फाइड जिस पेस पर हम लोग चले हैं, और अब कमेटी बनी और कुछ दिन पहले अब कहते हैं कि ये कमेटी है, कन्वीनर मिनिस्टर फॉर लॉ है, बट विल दिस कमेटी बी एबल टू डिलीवर? गुल साहब, योर एक्सपेक्टेशन सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सैफान साहब, इंतहाई तशवीशनाक, और जिस तरह से लोगों के आपने अभी देखे व्यूज भी बड़े वाज़े, मेरे ख्याल में कोई उभाम नहीं था। उनकी एक ही डिमांड है कि सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो अभी इतने माह गुजर गए, तकरीबन 8 माह, और उसके बाद जो है लोगों को सजाएं नहीं हो सकी। आपने बड़ा अच्छा कैपिटल हिल का जिक्र किया, वहां एक साहब को 12 साल और एक को 18 साल की जो है वो कैद बामुशक्कत जो है वो सुनाई गई है। लेकिन ये तो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां थी जो इस टाइम पे GHQ पे हुआ, जो फौज के अस्पताल के ऊपर हुआ। और यकीन माने सैफान साहब, मैं जाता रहता हूं, मैंने देखा है कि उस दिल के अस्पताल में आधे से ज्यादा लोग, खास तौर पे जिस वक्त वो मुजाहरे हुए, वहां सिविल लोग मौजूद थे, क्योंकि शाम को सिविल लोगों का टाइम होता है, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, यानी कि जब दुनिया से जो लोग आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, उनको वहां ले जाया जाता है, दिखाया जाता है, वहां वो बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, वो नई नई जो तहकीकात हैं वो करते हैं। साथ ही उसके जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी हुई है नम्स के नाम से। तो मकसद ये है कि ये क्यों हुआ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे अर्जा निर्खों के अंदर मेयारी मसनूआत हर खास व आम, हर सिविल और मिलिट्री वाले के लिए दस्तयाब है। अब ये भी एक आम पब्लिक का चीज थी। जिना हाउस कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिना का घर था, मतलब एक हमारी उसकी रवायत, वहां मैं क्योंकि बचपन मैंने गुजारा है, उस घर के अंदर मैं रहा हूं, मुकीम था मैं उसका, मैं जानता हूं कि वहां कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिना के हवाले से उनके सोफे, उनकी कुर्सी, उनकी टेबल, उनकी जो चीजें, कोई पलंग, वो पड़े हुए थे।
बाकायदा चीजों को उखाड़ा गया और किस किस्म की दहशतगर्दाना, बार बार इसको शरपसंदाना कहते हैं, खुदा के लिए ये लफ्ज शरपसंदाना जो है खत्म करना चाहिए, दहशतगर्दाना है ये। और फिर जो MM आलम के जहाज के साथ हुआ, जो मियां वाली बेस पे हुआ, ISI के ऊपर कौन हमला करता है। मैं अभी ब्रिगेडियर बर्की शहीद के जो है वो कबर पे गया हुआ था फातिहा खानी के लिए, तो ब्रिगेडियर बर्की शहीद जो है वो पाकिस्तान ISI के थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़े, अपनी जान कुर्बान की। आज जो है वो ISI के दफ्तर के ऊपर रावलपिंडी में, फैसलाबाद में हमला किया जाता है। हो क्या रहा था, ये क्या मकसद था? इसके अंदर बकायदा जो है वो 44,000 लोग बाहर निकले थे और उसके अंदर बकायदा जो उसमें बलवाई थे उनकी तादाद जो थी वो तकरीबन 18,000 के करीब थी। और साथ जो उनके अंदर खासुल खास लोग थे वो 1200 से 1400 लोग उनके अंदर मौजूद थे और उनके पीछे बकायदा 6 मास्टरमाइंड बैठे थे जो उनको मुख्तलिफ तरीकों से डायरेक्शन दे रहे थे। हद यह है कि हमारे जो सिटिंग पाकिस्तान आर्मी के जो ISI के DGC हैं उनके घर के जो एक फिक्टिशियस पते वो दिए जा रहे थे। अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई कि वो तो उनका घर ही नहीं था, लेकिन जो पता दिया गया उस घर को नजर आतिश कर दिया गया इस्लामाबाद में। वो किसी बेचारे किसी आम आदमी का, एक मासूम पाकिस्तानी का जो घर था उसको नजर आतिश कर दिया गया। हो क्या रहा था, ये क्या काम हो रहा था? अब्दुल्ला साहब ये बताइए सर, ये जो काम हो रहा था अब्दुल्ला साहब, ये दो बातें हैं। एक तो ये कि जिस तरह आपने अस्पताल का जिक्र किया, ये जो लोग खड़े थे ये भी AFIC का ही जिक्र कर रहे थे और जो एरी शाहिदीन का बयान चला है। अच्छा, दूसरी अहम बात अब्दुल्ला गुल साहब कि ये जो लफ्ज है, ये जो इस्तिलाह है लेवल प्लेइंग फील्ड, इस इस्तिलाह के जो इसके कारपेट तले, इसके अंडर द अम्ब्रेला बहुत कुछ, यानी जो थ्रू सोशल मीडिया प्रोपोगेट हो रहा है, बहुत कुछ थ्रू सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से प्रोपोगेट हो रहा है। क्या इस अम्ब्रेला के तहत इस दहशतगर्द, आपने कहा ना ये शरपसंदाना नहीं, दहशतगर्दाना कार्रवाई थी, एंटी स्टेट थी, ये एंटी, यानी ये हर तरह से इसकी आप इसको आप गद्दारी कहें, जो इसके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। सर क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड के अम्ब्रेला के अंडर आके इसको छुपाने की कोशिश हो रही है, बचने की कोशिश हो रही है? हो क्या रहा है ये गुल साहब? जन सरफराज शहीद के हेलीकॉप्टर के हादसे को तो पता नहीं क्या क्या रंग दिए गए, उनके मुतालिक क्या क्या खुराफात बकी गई। मैं कहता हूं लेवल प्लेइंग फील्ड किस मुंह से मांगते हैं? शर्म नहीं आती इनको? बेगैरती की इंतहा है। क्या आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं? लेवल पहले आप करें, पहले आप पाकिस्तान का हिसाब दें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हिसाब दें, इस कौम का हिसाब दें, हमारे GHQ का हिसाब दें, उस GHQ का साइन जिसके ऊपर गुंबद खिदरा का सबज रंग मौजूद है, जिस पे तलवारें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, उसके ऊपर जो है लोगों ने जो है उछले कूदे और तोड़ा उसको। कोई हया, कोई शर्म, किस मुंह से लेवल प्लेइंग फील्ड? मैंने अभी इसके ऊपर बकायदा एक आर्टिकल लिखा है 9 मई के वाकयात और जो है लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, ये मज़ाक़ा खेज है। और फिर कानून के इदारों का, इंसाफ के इदारों का बकायदा जो है पेशावर के अंदर जिस तरीके से मैं देखता हूं, एक खातून है जिसका काम जो है वो DG खान से ताल्लुक है और DG खान से ताल्लुक होके वो पेशावर हाई कोर्ट जो है वो पहुंच जाती है, रात को पहुंच जाती है, उसको जो है दूसरे लिबादे के अंदर जो है ओढ़ के वो वकील बन के वहां पहुंच जाती है। जरताज गुल जिसका ना KP से ताल्लुक है ना वो पश्तून कौम की है, और उसको जो है बकायदा धुंध के अंदर जो है वो मुंसिफ जो है वो वहां पहुंचते हैं और हर किस्म का इंसाफ देते हैं। उससे पहले वो जो खातून जिसको बरहना करके जो है बकायदा फिराया गया, और यही अदालत आलिया थी जिन्होंने क्या बोला, जिन्होंने कहा कि जनाब आप एतवार की छुट्टी के बाद जो है सोमवार के दिन आना। उस दिन रात का पाकिस्तान की तारीख में, KP की तारीख में पहली दफा। ये बताएं अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि ये जो इस वक्त हो रहा है, ये क्योंकि हमने देखा 9 मई था, इसके भी प्लानर्स थे, एबेटर्स थे, मास्टरमाइंड्स थे, और फिर यकीनी तौर पर उनका एक नेक्सस था, और वो नेक्सस उन दुश्मन ममालिक से था जो पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी चाहते थे। फिर हमने ये देखा भी कि फुटेजेस आए और जैसे ये हुआ उसके बाद इंडिया और पूरे जहां जहां हमारे दुश्मन ममालिक थे उधर ये चर्चा हुआ इन तमाम बातों का। लेकिन ये बताएं कि अब जो कुछ हो रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर, और खास तौर पे हमें डिक्टेट किया जा रहा है कि आपको इलेक्शंस करने हैं, शफाफ करने हैं, हमारी नजरें हैं, IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, दुनिया जहान कह रही है ये, और क्या ये कोशिश यही है कि इसको 9 मई को दबा दिया जाए अंडर दिस लेवल प्लेइंग फील्ड? एंड क्या इसमें आलमी सतह पर भी कुछ नेक्सस है गुल साहब? जी बिल्कुल, इसके ऊपर एक बकायदा किताब मौजूद है, पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, एनाटोल लेवन की किताब है, 2012 में गालिबन लिखी थी। उसके अंदर वो ये कहता है कि अफवाज पाकिस्तान की हाई कमान के मुतालिक शकूक व शुबात और पाकिस्तान रियासत के खिलाफ गद्दारी पैदा करवा दो
और उनके अंदर जो है बाकायदा लोगों को इस्तेमाल किया जाए, उसके अंदर पॉपुलर लीडर्स को इस्तेमाल किया जाए, उसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल किया जाए, इससे पाकिस्तान के टुकड़े करने में आसानी होगी। ये उस किताब का मतन है जो लिखा हुआ है बकायदा, मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन अब आ जाए लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो फिर तो कल को टीटीपी कहेगी कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दो। ये टीटीपी है या टीटीपीटीआई है? क्या कर रहे हैं? कौन? इससे पहले खुद उनके चेयरमैन ने ये माना नहीं है कि इससे पहले जीएचक्यू पे हमला सिर्फ टीटीपी ने किया, तो फिर इसका मतलब है कि उसके बाद ये एजाज आपको हासिल हुआ है? कोई और आज क्या हो रहा है परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर? देखें, मैं ये सारी चीजें अपनी जगह, ये लोग जो दुनिया से चले जाते हैं उनको याद नहीं आता, वो 58,000 केस जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। वो जो 27 लाख दूसरे केस मौजूद हैं दूसरी अदालतों में, उन पे कोई बात नहीं करता। जो इस टाइम पे वहां तकरीबन 50,000 केस जो है पेशावर। अब्दुल्ला साहब, ये मुझे पता है कि ये आपने दुरुस्त जो आप एप्रीहेंशन और तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन मामलात पर, लेकिन ये बताएं कि 9 मई के हवाले से जो हमारी जो इदारा है, रियासत है हमारी, और इस वक्त खासतौर पर पाक फौज है, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है उनका, तो क्या हमारी रियासत भूलने देगी इस वक्त अंडर ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड हो या अंडर एनी अदर थिंग हो, बहुत से फेक प्रोपेगेट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पोल्स बनाए जा रहे हैं, क्या रियासत भूल सकती है इसको? क्या भूलना चाहिए? और आलमी सतह से भी कुछ मिसाल देना सर कि क्या वेस्टर्न ममालिक में होता क्या है, अगर कुछ होता है ऐसा कुछ, तो खुदा ना खासा। पहली बात यह है कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में इस किस्म का वाकया हुआ? तो आपको जवाब नफी में मिलता है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बताया जा रहा है सियासत सियासत सियासत, इसमें रियासत कहां खड़ी है? इसका मतलब यह है कि रियासत तो ना भूलेगी, और ये अभी जो आपने फुटेजेस अवाम के दिखाए, अवाम भी भूलने के लिए तैयार नहीं है, ना हम भूलने देंगे। जवानान पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे मौजूद है। अगर चंद लोग जो है वो दहशतगर्द हैं, चंद लोग जो हैं जिन्होंने गलत रवैये इख्तियार कर लिए और भड़कावे में आके जो है वो अपनी राह को जो है वो खो बैठे और अपने पाकिस्तान से गद्दारी के मुर्तकिब हुए, इसका ये मतलब नहीं है। यकीन माने पाकिस्तान में 98% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और सही जस्टिस होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है मैं समझ रहा हूं कि जो इसको कानूनी कवर दिया जा रहा है। देखिए ना, बात परवेज मुशर्रफ की नहीं है, बात हमें मालूम है परवेज मुशर्रफ तो चले गए, जब वो जिंदा थे तो तब क्यों नहीं किया, लेकिन चले एक फैसला आ गया। मकसद यह है कि टारगेट कौन है, हमें तो पता है ना कि चाहे इसका टारगेट फौज ही क्यों ना हो, इसका टारगेट जो है इदारे को कमजोर करना हो, इसके मतलब रियासत के मतलब बदगुमानियां पैदा करना हो। इसके बाद हमें मालूम है कि बात यहां नहीं ठहरेगी, बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा पे पहुंचेगी, फैज हमीद साहब पे पहुंचेगी। हमें पता है ज़िया-उल-हक साहब का केस जो है वो निकाला जाएगा और पता नहीं कहां कहां जो है वो कब्रें खोदी जाएंगी। लेकिन मकसद ये है कि ये सारा क्यों किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि निशाना अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना है, क्योंकि हमारे पास वो पटाखा मौजूद है, हमारे पास वो न्यूक्लियर सलाहियत मौजूद है जो हनूद और यहूद को किसी सूरत जो है बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या जो मौजूदा दहशतगर्दी है, किसी को शक है कि इसके पीछे इसराइल और हिंदुस्तान नहीं है? मतलब कमाल है ना। तो फिर इसका मतलब है कि जो अगर ये दहशतगर्दी जिसको टीटीपी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर आईएसआईएस इस्तेमाल हो रही है, तो फिर क्या जो सियासी दहशतगर्दी है उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये है अलमिया। मेरे ख्याल में इन रवैयों के मुतल्लिक पेट्रियट एक्ट जिस तरीके से 9/11 के बाद अमेरिका में आया था, आज वक्त की जो है जरूरत है, ये तकाजा है, ये कौम की डिमांड है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं अब्दुल्ला गुल साहब, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर मदी करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब भी हैं, माहिर कानून से भी मौक़िफ़ लेंगे कि आखिर जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी और फिर जो उसका पेस है उस पर उनकी राय क्या है। हाफिज़ हसन साहब भी साथ होंगे, आप ब्रेक हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में सानिया 9 मई इसके जो सियासी और कानूनी पहलू हैं इस पर गुफ्तगू हो रही है। सज़ाओं का मामला या फिर जो अवाम ने मुतालबा किया, आज भी आपको लोगों को सुनाया एनी शाहिदीन और जो मुख्तलिफ लोगों की आरा थी कि करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। AFIC के आपको एनी शाहिदीन और इस हवाले से बयान दिखाए थे। हाफिज़ एहसान अहमद एडवोकेट साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। आप फरमाएं, क्योंकि कमेटी भी बन गई है काबीना की, लॉ मिनिस्टर उसको कन्वीन भी कर रहे हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट और इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इस कमेटी की, एंड क्यों इतना स्लो पेस रहा 9 मई के लोगों के जो अकाउंटेबिलिटी है ये प्रोसेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी तो हर्डल इसके अंदर उस प्रोसेस के अंदर आई थी जब उस मामले को जो है हमने पोलिटिसाइज किया, और पोलिटिसाइज करने के बाद फिर हम इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके आए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस मामले को अनएंडिंग छोड़े रखा। और पहले जो था एक एश्योरेंस थी, और मैं ये समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कभी भी एश्योर नहीं करना चाहिए था कि हम इस प्रोसेस को हॉल्ट करते हैं। उन्होंने वहां पे एश्योर किया, उसके बाद वो साइना डाई एडजर्न हुआ, और जब दोबारा उस मामले के अंदर टेकअप हुआ तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हेस्ट के अंदर जो था उस प्रोसेस का फैसला किया, और 23 अक्टूबर का एक फैसला आया। और जब 23 अक्टूबर का फैसला आया तो वो हमारी जो 55 साल की एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक प्रिंसिपल किस्म का जजमेंट थी इस आर्मी एक्ट के ऊपर और इन सेक्शन 2D(1)(2) और सेक्शन 59(4) पे था, उससे सुप्रीम कोर्ट ने डेविएट किया। जबकि 1975 की जजमेंट भी मौजूद थी, 96 की जजमेंट भी मौजूद थी, 2007 की भी थी, 2015 का एक फुल कोर्ट हमारा लार्जर बेंच भी उसने फैसला किया था, फिर 2017 की थी। और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 10A की बुनियाद के ऊपर जो था इस केस को डिस्कस किया। उसके बाद दोबारा ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर, और वो जजमेंट जो थी वो सस्पेंड कर दी गई जो शॉर्ट ऑर्डर था। आज उसका जो डिटेल ऑर्डर आया और उसकी जो रीजनिंग आई है, उस रीजनिंग के अंदर ऐसी कोई नई बात नहीं है सवाई इस चीज के अंदर कि हमने अपना जो नेबरिंग कंट्री है उनकी प्रोविजंस को डिस्कस किया है, या फिर हमने ये कहा है कि ये जनरल अयूब के दौर के अंदर एक चीज आई थी और ये चूंकि ऑर्डिनेंस था और इसकी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का स्टेटस नहीं है तो लिहाजा जो है इस चीज के अंदर आर्टिकल 8 के अंदर वो फिट नहीं आता। हालांकि ये था कि जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उन सारे वो जो लॉज थे उनको आर्टिकल 269 के नीचे वैलिडेट किया गया था। और ये जो प्रिंसिपल आज कह रहे हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का या स्पेशल ट्रीटमेंट का या रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1975 से इसको डिसअप्रूव करती रही है कि स्पेशल इश्यूज के लिए स्पेशल लॉ भी होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट भी होता है। और आपका जो मिलिट्री लॉ है वो स्पेशल लॉ है कि जिसके अंदर आपके वो सारे खास जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करें, नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीचेस करें, उसके बाद जो है वो वायलेशंस करें, आपके जो है एस्फेनेज करें, फिर आपके मुल्क के अंदर जो है ये मुल्क से बाहर बैठ के आपकी रियासत के खिलाफ खड़े हों, सीधा खड़े हों, जिस तरह आपको पता है कि कितने ऑन गोइंग ऑपरेशंस के अगेंस्ट जो है ये टेररिस्ट खड़े हुए हैं, फिर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करें। तो कौन सा ऐसा लॉ है कि जो कॉमन लॉज को ट्रीट करे? उसके लिए आपको स्पेशल लॉ ही चाहिए। और दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिलिट्री लॉज की इंस्टॉलेशंस के ऊपर स्पेशल मिलिट्री लॉ ही ट्रीट किया जाता है, चाहे वो अमेरिका है, बरतानिया और दुनिया के 36 ममालिक के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो एस्टैब्लिश है। ये तो हाफिज साहब, ये जो आपने मिलिट्री की आपने बहुत डिटेल है बताया मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, लेकिन ये आपने एक लफ्ज भी कहा कि क्योंकि हमने पॉलिटिसाइज कर दिया केसेस को, तो सर ये बताएं कि अभी भी जहां हम खड़े हुए हैं इसको अंडर एम्ब्रेला ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड भी रखा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह ही रही है, सोशल मीडिया में प्रोपोगेट हो रहा है, लॉबीज उनकी, वो सब ये कह रहे हैं कि अंडर द एम्ब्रेला ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, और वो इसमें एग्जेम्पशन मांग रहे हैं, जो वाज़ेह नजर आ रहा है कि एक बयानिया बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं? जी मैं देखिए आपको चीज पढ़ाऊं, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इलेक्शन की हद तक जो है वो बिल्कुल फ्री फेयर ट्रांसफर इलेक्शन होना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर उस अम्ब्रेला के अंदर ये कहे कि इतना बड़ा जो है ये इस मुल्क के अंदर जो आज तक नहीं हुआ कि आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाएं, और आज भी आपका एक बहुत बड़ा तबका ये कहे उसी के अंदर बैठ के कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी हो, भाई ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने आपके, क्या ये इंडिया के अंदर ऐसा होता तो बर्दाश्त किया जाता? क्या ये अमेरिका के अंदर इस तरह होता तो बर्दाश्त किया जाता? क्या बरतानिया के अंदर आपने देखा कि राइट्स हुए हैं, उन्होंने एक हफ्ते के अंदर सारी चीजें करके उन्हें सजाएं दी उन सारी चीजों को, और हमने इतना बड़ा एक हमारे मुल्क के अंदर इंसिडेंट हुआ जो 76 साल के अंदर नहीं हुआ, और उसको हमने इस एंगल के अंदर डिस्कस करना शुरू किया, और अल्टीमेटली हुआ ये
कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक 55 साल की एक प्रैक्टिस थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक डिफरेंट व्यू ले लिया। जब आप डिफरेंट व्यू ले लें, टॉक शोज के अंदर आप नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स को इस तरह डिस्कस करें, तो फिर आपके मुल्क के अंदर या मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी फोर्सेज हैं जो चीजों को एक्सप्लॉइट करती हैं। अगर ये इशू उसी वक्त था, ये अगले 1-2 माह के अंदर इसका फैसला हो जाता तो ये डिबेट ही नहीं आनी थी। अब उस डिबेट के अंदर रख के आप लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात करें, और दूसरा ये है कि उसका प्रोसेस भी आप होल्ड करें। अब आप देखिए, आप इस मुल्क के अंदर ये है कि जितने भी ये पिछले 23 अक्टूबर के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं, उसके लिए आपके मुल्क के अंदर लॉ ही कोई नहीं है कि उनको ट्रीट किया जाए। चाहे आप देखें कि आपका इधर गवादर के करीब हुआ है, फिर मियांवाली के अंदर हुआ है, फिर उसके बाद जो है वजीरिस्तान के अंदर जो हो रहा है, सारा कुछ जो है आपके लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं, आपकी फोर्सेस लड़ रही हैं, और टेररिस्ट सबको पता है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो न लॉ है ना इस मुल्क के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो हर एक चीज का एक डेटरेंस होता है। अगर एक आम आदमी जुर्म करे तो उसके लिए बिल्कुल कॉमन लॉ होना चाहिए, और कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर वो लोग नहीं जाते। लेकिन अगर वो सारी शिक्कें पूरी हो कि आप एस्पेनिज करें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करें, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीचेज आप करें, उसके बाद रियासत के खिलाफ आप खड़े हो और आप वहां पे जाके ये कहें कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, तो वही एक ऐसा इशू है कि जिस इशू की बुनियाद के ऊपर हमारी सोसाइटी डिवाइड होती है। जब सोसाइटी डिवाइड होती है तो अल्टीमेटली सिक्योरिटी पे हदफ आता है, और जब सिक्योरिटी हदफ आता है तो डेफिनेटली उससे मुल्क की जो है वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो और आपकी जो कॉन्सेप्ट बाउंड्रीज है वो सारी वीक आती है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डेट फिक्स की हुई है 3rd वीक के अंदर, इस केस को फिक्स होना चाहिए, इसका वंस फॉर ऑल डिसाइड होना चाहिए। और जो बड़ी अच्छी बेंच ने पिछली दफा इंट्रा कोर्ट अपील के वक्त दी थी, ऑब्जर्वेशन दी थी कि भाई आए तो वो सिर्फ 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर थे, और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है आपने पूरे का पूरा लॉ जो है उसे अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। और आज भी जो 2 रीजनिंग के जजमेंट्स आई हैं उसके अंदर हुआ ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जहां पे सजाएं एग्जीक्यूट नहीं हुई उसका मतलब ये है कि ये जजमेंट का बेनिफिट लिया जा सकता है। तो ये किस आईनी तरमीम के अंदर जो आपने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सारे टेररिस्ट को सजाएं दी थी, अब वो सारे इस जजमेंट का बेनिफिट्स लेंगे उस चीज के अंदर, तो वो तो कहेंगे कि जी मामला क्लोज नहीं है। तो वो जो हमारे 2D1 और 2D2 और 59(4) के अंदर आर्मी एक्ट के अंदर ट्राई किया गया है वो सारे का सारा गलत है। तो इसके लिए बड़ा सीरियस सोचने की भी जरूरत है। हमारे जितने भी इदारे हैं उनको अब वो किस चीज पे देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के मफाद के अंदर क्या है, हमारी बहुत सही रिफ्लेक्शन आपने की है हाफिज साहब, मैं ख्याल से कानूनी लिहाज से इस पूरे मामले की। मैं अब्दुल्ला गुल साहब आपसे लास्टली पूछना चाहूंगा कि फिर हम इलेक्शन से मजीद स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या खुदा ना खास्ता डिस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? अब्दुल्ला गुल साहब क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो अभी हाफिज साहब ने जैसे बात कही है, मैंने वही बात कही थी मैं उसी टाइम पे कि एक हमें इस टाइम पे कानून बनाना पड़ेगा। पेट्रियट एक्ट के तौर के ऊपर जिस तरीके से 9/11 के बाद अमेरिका ने बनाया था। बहरहाल अभी आ जाते हैं स्टेबिलिटी की, तो नजर ये आ रहा है कि पीडीएम की तर्ज के ऊपर एक हुकूमत बनने जा रही है जो हंग पार्लियामेंट होगी, जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होंगे। मैं नहीं समझता कि उससे कोई पाकिस्तान के अंदर स्टेबल जो है वो इकोनॉमी होगी। कोई उसके हवाले से आप देख लें जितने भी सियासी बयानिए इस टाइम पे सामने नजर आ रहे हैं, किसी के पास मुल्क के जो मसाइल हैं उनका हल नहीं है। एक दूसरे पे इल्जाम तराशी के अलावा कुछ नहीं है देने के लिए। आप ये कहते हैं, कोई कहता है कि जी मैं बलोचिस्तान को जो है वो जन्नत बना दूंगा। भाई जब आपके पास पहले मौके थे तो आपने तब क्यों नहीं बनाया? होता यह है कि ये इन सब ने आपस में बंदर बांट कर लेनी है और ये एक फ्रेंडली ऑपोजिशन बन जाएगी मरकज के अंदर। नतीजा ये निकलेगा कि अवाम जो है वो मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके लिए अफवाज पाकिस्तान कुर्बानी दे रही है, हमारी पुलिस कुर्बानी दे रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी का जो रुख है वो इन चीजों से वो हट के वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं भी कहता हूँ अब्दुल्ला गुल साहब वक्त पे पहुंच रहे हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि मुल्क के मामलात बेहतर की तरह और इलेक्शंस के आपने जो अपना तजिया पेश किया आप तक आवाम तक भी पहुंचा है और हाफिज साहब का भी कानूनी राय पहुंची। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।